जब आप अपने समाज के लिए, उनके हित के लिए पार्टी बनाए हैं, तो फिर अन्य समाज के लिए कैसे अपने साथ ले सकते हैं? एक दबाव बनाने के लिए है दोनों सरकारों पे कि आप अपनी एक तरफा विचारधारा को बदलिए, उसमें सब समाजों को सम्मिलित करिए, और आप नहीं करेंगे तो ये हमारा वोट बैंक है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के भी अध्यक्ष हैं आप, तो ये क्या है, क्रिश्चियन फोरम क्या है ये? तो अब जब वो चले गया, वो पार्टी लाइन पे वो बोल रहा है, कांग्रेस की पार्टी लाइन में वो बोल रहा है, तो हमारी बात कौन रखेगा? तो इसलिए हमने एक स्वच्छंद एक पार्टी बनाई है, जिसमें है खास तौर से ट्राइबल्स के, दबे कुचलों की, और विशेष तौर से ईसाई समाज जो आज बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, उनकी बात रखने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है। धार्मिक माहौल है वो बिगड़ा है, खास तौर पे जो क्रिश्चियन समाज के हैं उनके ऊपर कई बार हमला हुआ है, तो क्या ये जैसे हम बोलते हैं ना कि पार्टी लाइन से हो रहा है ये, तो पार्टी लाइन को आपको लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप है? लगने का क्या है, ये तो पूरा राजनीतिकरण ही है, जो धर्मांतरण का जो मुद्दा उठाया हुआ है और राजनीतिक लाभ के लिए ही उसको उठाया जाता है, उसको वो किया जाता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। कि आप कोई कपड़ा पहन के जा रहे हैं जो किसी खास धर्म से बिलोंग करते हैं, या फिर जो माथे में टीका लगा के जा रहे हैं, वही जब क्रिश्चियन कम्युनिटी जो स्कूल रहते हैं, क्रिश्चियन स्कूल, उसमें जब जाते हैं बच्चे, तो विरोध ऐसा सामने आया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? पहले ये बता दें कि संविधान में ये लिखवा दें कि हिंदू कपड़े कौन से होते हैं, मुसलमान कपड़े कौन से होते हैं, ईसाई कपड़े कौन से होते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को बना 1 साल हो गया है जी। क्या लगता है आपको, किस दिशा में आगे बढ़ रही है? आगे कहाँ बढ़ रही है, तो पीछे भसकती जा रही है। किसी भी चीज़ में तो उनको किसी किस्म की भी सफलता नहीं मिल रही है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग नेता, विधायक, मंत्री और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं सर्ववादी दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है अरुण पन्नालाल जी, कैसे राजनीति में आए, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? मैं वैसे बेसिकली इंजीनियर हूँ अपने प्रोफेशन से, और पहले नौकरी किया, उसके बाद फिर इसके पहले नौकरी के पहले मैंने इंजीनियरिंग करी, और इंजीनियरिंग के पहले मैं सैनिक स्कूल रीवा का पढ़ा हुआ हूँ, और मेरे साथ के अभी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो मेरे से 1 साल जूनियर थे, और मेरी आंखें कमज़ोर होने के कारण मैं एनडीए में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। तो मेरे साथ के जितने भी हैं वो सब आज मेजर जनरल या उसके पोस्ट पे हैं। तो ये मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड रहा। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे और देशभक्ति से ओतप्रोत थे। श्रीनगर में, कश्मीर में उन्होंने लड़ाई लड़ी, हैदराबाद पर जब निज़ाम के अगेंस्ट, रज़ाकारों के अगेंस्ट भी वो युद्ध में वहाँ पे थे। तो ये हम लोग का पारिवारिक इतिहास है। और मैं इंजीनियरिंग करके पहले नौकरी किया, नौकरी करके फिर मैंने अपना कारखाना खोला, और कारखाना अच्छा ठीक चल रहा था, अभी भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। तो ये मेरी भूमिका रही है जी। तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बाद कैसे राजनीति, सोशल में कैसे आ गए? मैं फंडामेंटली राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, और राजनीति में आने की हमारी कोई ऐसी खास मंशा भी नहीं है। पर हमारा जो मुख्य कारण है, हमने देखा है कि एक सिक्के के 2 पट हो गए हैं, जिसमें एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। तो हम जो ईमानदार लोग हैं, सही लोग हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म बचा ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है आपको अपनी बात रखने की। और हमारा जो समाज था ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित था, जिसको कोई भी पार्टी नहीं सुनती थी। इसमें आकर के इनका ध्यान आकर्षण करने के लिए और इनको अपना बताने के लिए कि नहीं, हम भी है और हम भी कुछ शक्ति हैसियत रखते हैं, इस कारण हम लोगों ने अपनी एक ये राजनीतिक दल बनाया है। ये इंग्लिश में जैसा बोलते हैं ना, नी जर्क एक्शन, मतलब उनको जागृत करने के लिए कि आप सबकी बात सुने। ये हमारा खास उद्देश्य और मंशा है। और हमको पॉलिटिक्स में हम है ही नहीं, पॉलिटिक्स में रख करके हमें कोई पद, पदवी, प्रतिष्ठा वगैरह प्राप्त करना नहीं है। हमें तो चाहिए कि हमारे संवैधानिक अधिकार हमको और हमारे ट्राइबल भाइयों को है। बहुत बुरी तरह से शोषण होता है, उनकी हम लड़ाई लड़ते हैं। और खाली क्रिश्चियन ट्राइबल्स के नहीं, बाकी ट्राइबल्स के भी जो इश्यूज आते हैं उसके ऊपर जितना कुछ हमसे बनता है, जितने छोटे हाथ हैं हमारे, पर फिर भी प्रयास पूरा करता है। जी,
आप सर्ववादी दल पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के भी अध्यक्ष हैं आप। जी। तो ये क्या है, क्रिश्चियन फोरम क्या है ये? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम 1999 में बना था। 1999 में जब ग्राहम स्टेन्स के 2 बच्चों को जिंदा जला दिया था और वो जब छटपटा के अपनी गाड़ी से बाहर निकलना चाह रहे थे, तो अभी के जो सारंगी जी जिनका नाम खूब जोर शोर से चल रहा है और इनका दल था, दारा सिंह था, उन लोगों ने उस गाड़ी को लॉक लगा दिया और उनको निकलने नहीं दिया। इस तरीके से वो दोनों बच्चे जल के मरे और बाद में उनके पिताजी को भी वैसे ही जलाया गया। ये बड़ी एक हृदय विदारक घटना थी जिसने मेरे जीवन का एकदम परिवर्तन कर दिया था। मैं पेशे से एक व्यवसायी था और अभी भी हूँ, पर अभी पार्ट टाइम व्यवसायी हूँ, पर इस सामाजिक समता लाने के लिए, खास तौर से जिन दबे कुचलों की आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने के लिए, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, प्रदर्शन के माध्यम से हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एडवोकेसी के मामले से हो, यूएन ने भी मेरे कई पेपर्स छप चुके हैं। तो ये सब करके हम ध्यान आकर्षण करते हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकार हमको दो। ये हमारा संघर्ष रहता है। इसके लिए हमने खास तौर से छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम बनाया था। वो धर्म आधारित इसलिए था क्योंकि ईसाई धर्म का आज रिप्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है, इससे मेरा मतलब कोई भी पार्टी में भी आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। वो एक कारण है कि जब हमको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वहाँ पे, तो हमारी बात कौन सुनेगा? और दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी, हमारी जो समस्या जो हमने फेस किया था, अब कांग्रेस पार्टी ले लें या कोई भी राजनीतिक दल ले लें, बीजेपी ले लें, तो इसमें क्या होता है कि ठीक है, आपने एक ईसाई आदमी को टिकट दे दी, पर जिस दिन उसको आपने टिकट दी, उस दिन उसके सारे कपड़े उतार के अपने पास रख लेते हैं और फिर उसको बोलते हैं जो हम बोल रहे हैं वो तुमको बोलना पड़ेगा। ये उनका हर पार्टी का एक नियम रहता है कि पार्टी लाइन से अलग नहीं बोल सकते हैं। तो अब जब वो चले गया, वो पार्टी लाइन पे वो बोल रहा है, कांग्रेस की पार्टी लाइन में वो बोल रहा है, तो हमारी बात कौन रखेगा? तो इसलिए हमने एक स्वच्छंद एक पार्टी बनाई है, जिसमें है खास तौर से ट्राइबल्स की, दबे कुचलों की और विशेष तौर से ईसाई समाज जो आज बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है, उनकी बात रखने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है। जो ऑब्जेक्टिव ये रख कर, सामने रख कर ये जो फोरम बनाया गया था, क्या उस ऑब्जेक्टिव को गेन कर पाए, अचीव कर पाए? जी हाँ, हमने छोटा-मोटा नहीं, बहुत बड़े तरीके से उसको गेन किया है। बहुत लंबा इतिहास है और 25-26 साल हो रहे हैं और दोनों सरकारों को हमने बैकफुट पर रखने के बहुत संपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसमें कोई दो मत नहीं है। सबसे पहला संक्षिप्त बताऊँ तो फिर धर्मांतरण विधेयक आज तक कोई पार्टी नहीं लगा पाई, क्योंकि उसको हम लोगों ने चैलेंज किया सड़क पे भी और बौद्धिक रूप से भी। तो आज तक छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान का एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे धर्मांतरण विधेयक आज लागू नहीं है। बाकी डिटेल्स तो बहुत लंबे हैं, तो इतना ही बोलता हूँ मैं। और दूसरा ये था कि जब बराक ओबामा जी यहाँ हिंदुस्तान में मुख्य अतिथि बन के आए थे 26 जनवरी की परेड में, तो वो मंच पे उनको भाषण देना था। जब वो भाषण देना था, उसका ड्राफ्ट भाषण हमको भी मिला था, भेजा गया था। ड्राफ्ट भाषण में ओबामा जी ने ये रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर एक शब्द कहीं भी नहीं बोला था। उसके ड्राफ्ट में कहीं भी नहीं था वो। तब हमने उसको बहुत कह के, जब इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस हो रहा है यहाँ पे और वहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, और यहाँ पे आप हिंदुस्तान में आके उस बात को नहीं करेंगे जिससे आज पूरा देश पीड़ित है, तो ये बहुत दुखद घटना होगी। और उनको बहुत तीखी चिट्ठी मैंने लिखी थी। उसका रिजल्ट ये रहा कि मेरे घर पे कॉन्सुलेट जनरल जो होते हैं, एम्बेसडर जो अमेरिका के होते हैं, अमेरिका से आए, घर में आए, चर्चा करी और करीब 12,000 वहाँ के लोगों ने, अमेरिकन्स ने वो बात को बराक ओबामा जी को दी। 12 लोगों का अमेरिकन डेलीगेशन उनके पास गया और फिर उसके बाद उन्होंने एक पैराग्राफ उसमें जोड़ा। वो पैराग्राफ उसमें जोड़ा, उससे जिन पे रिलीजियस इंटॉलरेंस के बात के मुद्दे को उन्होंने एड्रेस किया। तो ये हमारी एडवोकेसी का एक बहुत बड़ा सफलता इसको मानता हूँ कि अमेरिका के सबसे बड़े राष्ट्रपति हैं, उनसे एक हम संवाद स्थापित कर पाए, संवाद स्थापित करके अपनी भावना उन तक पहुँचाए हैं और उस भावना की प्रतिक्रिया भी हमको मिली कि उनने अपने भाषण में वो पैराग्राफ को ऐड किया। उसका रिजल्ट अच्छा ही मिला। कुछ दिन तक तो शांति बनी रही यहाँ पे, पर अब ठीक है, जैसा समय होगा उसके हिसाब से हम क्रिया प्रतिक्रिया देते रहते हैं। जी, ये हमारे अपने वर्ग के जो लोग रहते हैं, उनके देखभाल के लिए, उनके साथ गलत हो रहा है, उनको उनके सही करने के लिए आपने पार्टी बनाई है। लेकिन जितनी पार्टियाँ बनी है देश में, ज़्यादातर उसका सिद्धांत यही रहा है कि अपने जो लोग हैं ना, उनके जो ध्यान रखना है, उनके साथ गलत नहीं होने देना है। लेकिन एक आगे चल के जब हम देखते हैं तो राष्ट्रीय जब वो पार्टी बन जाती है, तो एक पार्टी सर कभी भी अपने समाज तक सीमित नहीं रह सकता है।
वो अन्य समाज को भी साथ में लेने का प्रयास करता है। जब आप अपने समाज के लिए, उनके हित के लिए पार्टी बनाए हैं, तो फिर अन्य समाज के लिए कैसे अपना वो अपने साथ बहुत ले अच्छा सकते सवाल हैं? आपने पूछा है। ये जो अब जैसे आप पॉलिटिक्स में तो आ ही गए हैं, तो इसका नफा नुकसान और भावी रणनीति ये सब हमको बनानी पड़ती है। हम लोग सोचे कि नहीं एक ही लंगड़ी में खींचते रहेंगे तो होगा नहीं। तो उसमें ये है कि जो हमारे क्रिश्चियंस के का करते आज 25 साल हो गया है, उनका तो हमारे पास एक कोर स्ट्रेंथ है। एक मतलब एक संगठित शक्ति हमारे वोटों की आज हमारे पास है और ये कोई कम शक्ति नहीं है। आज यहाँ 15-16% के आसपास क्रिश्चियन हैं, इनको संगठित करने में लगे हुए, तो हमारे पास एक बेसिक कोर स्ट्रेंथ आ जाएगी, है कि नहीं? वो कोर स्ट्रेंथ अभी हमको दोनों चुनाव में हमने एक में 11 सीट पे लड़े थे, विधानसभा में 4 सीट पे लड़े थे इसमें, तो उससे हमारी कोर स्ट्रेंथ डेवलप होके 1,17,000 वोट हमको मिले थे। तो हमारी कोर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। पहला उद्देश्य ये है कि अपने जो कोर स्ट्रेंथ है मतलब वोट बैंक जिसको कहते हैं ना, वो कि हमारा एक पहले वोट बैंक बने। तो वोट बैंक बनने के बाद फिर हम दूसरे समाजों को भी रीच आउट कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि इतने दूषित माहौल में जब सब ईसाइयों का अगेंस्ट कर करके कर रहे हैं, तब सर्व आदिवासी समाज के कुछ लोग हमारे से संपर्क में हैं। उनके उपाध्यक्षों ने कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जो हमारे समाज के फेवर में करते हैं कि आदिवासी आदिवासी भाई-भाई हैं, इनको आपस में बिल्कुल मत लड़ो। कोई ईसाई धर्म मान रहा है तो अच्छी बात है, कोई दूसरा धर्म मान रहा है तो भी अच्छी बात है। इस किस्म के बयान आने से कुछ शांति वहाँ पे स्थापित हुई है। तो हम लोग रीच आउट तो कर रहे हैं दूसरे समाजों को, पर ये दौर बहुत लंबा है, पता नहीं अपने इस जीवन काल में मैं देख पाऊँगा इसका अंत कि नहीं देख पाऊँगा, पर धारा तो हम लोगों ने शुरू कर दी है। जी। और सबको आपने सही कहा है, हमको सबको एड्रेस करना पड़ता है, सबके पर हम एक मतलब फंडामेंटली वी आर मतलब ये मतलब द प्रेशर ग्रुप है हम लोग। एक दबाव बनाने के लिए हैं दोनों सरकारों पे कि आप अपनी एक तरफ़ा विचारधारा को बदलिए, उसमें सब समाजों को सम्मिलित करिए और आप नहीं करेंगे तो ये हमारा वोट बैंक है। ये आपसे भटकेगा और जो हमको पूरा रक्षण संरक्षण देगा, हमारी बात करें, हम लोग कोई मलाई मिठाई नहीं मांगते हैं। कभी हम ना कोई ठेका मांगता है, ना फिर कभी कोई पदवी मांगता है, ना कुछ मांगता है। हमको अपने सांस लेने की स्वतंत्रता चाहिए। उस लड़ाई में हमारा एक ये प्रेशर ग्रुप है और प्रेशर ग्रुप के पास वोट बैंक कितनी का हो, ये जीजीपी के पास मुश्किल से 1.5 लाख 2 लाख वोट आते हैं। उसके बाद भी वो लोग इतने अपने समाज के लिए कर लेते हैं। वही उद्देश्य से हम लोग भी चल रहे हैं कि अब हम लोग 1,17,000 वोट पे पहुंचे हैं और एक-एक विधानसभा में 10-10 हज़ार वोट का वोट बैंक हमारे बन गए हैं। 5-6 ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे हमारे वोट बैंक बन गया है। जीजीपी में तो हम लोगों ने इस बार वो तानाखार में अपने वोट्स ट्रांसफ़र कर दिए थे क्योंकि हमारे बूथ का मैनेजमेंट नहीं था हमारे पास। तो उनका विधायक वहाँ से जीता है। तो इस किस्म का है तो इसी किस्म का समन्वय बना के तालमेल बना करके हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनने के लिए हर एक दल मजबूर रहे। जी। अभी पिछले कुछ समय में छत्तीसगढ़ में जो धार्मिक माहौल है वो बिगड़ा है। ख़ास तौर पे जो क्रिश्चियन समाज के हैं उनके ऊपर कई बार हमला हुआ है। तो क्या ये जैसे बोलते हैं ना कि पार्टी लाइन से हो रहा है ये, तो पार्टी लाइन को आपको लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप है? लगने का क्या है, ये तो पूरा राजनीतिकरण ही है जो धर्मांतरण का जो मुद्दा उठाया हुआ है और राजनीतिक लाभ के लिए ही उसको उठाया जाता है, उसको वो किया जाता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और सब जानते हैं जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं उसमें से इन्वॉल्व हैं किसी भी तरफ से, तो सब जानते हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा है और उसका ऐसा है कि धर्म की भावना भड़का करके बहुत आसानी से वोटों को पलटाया जा सकता है। और ये रणनीति 2 बार सक्सेसफुल रही भी है इनकी, पर ऐसा है कि सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है अब इसके आगे एक्सीलेटर दबाने से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट ही होना है, संतुलित होगी नहीं। तो समय के साथ शायद वो भी बदलेंगे। सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, ये 2 संभाग ऐसे जहाँ घटनाएं ज़्यादा हो रही है, तो क्या इस पर फोकस कर रहे हैं आपकी पार्टी? और हमारा पार्टी तो खास तौर से इन्हीं 2 जगहों पे काम कर रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं, समझते कम है, भाषा का बिल्कुल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। अब आप बस्तर चले जाइए तो हल्बी बोलते हैं, वहाँ और थोड़ा सा दंतेवाड़ा नारायणपुर में आ जाइए तो वहाँ पे गोंडी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी समझते नहीं है, हिंदी तो बहुत दूर की है और हम बात करते हैं यहाँ हिंदी में।
आप सोचिए एक आदमी को 24 घंटे बस में बैठना पड़ता है तब राजधानी पहुंचता है, उसके बाद करेगा कौन? और वही हाल वहां का है। उनको ठीक अपॉर्चुनिटी अपने नॉर्थ अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र में देखेंगे आप, कुनकुरी देखे, जशपुर देखे, तो उनको पढ़ाई लिखाई की अपॉर्चुनिटी ठीक से मिली नहीं है। उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो होना चाहिए उस किस्म का होता नहीं है, उतना आईक्यू लेवल उनका विकसित हो नहीं पाता है, वो ज़्यादा समझते नहीं है। अभी तक तो ये हाल था कि संविधान नहीं जानते थे, अभी तक ये हाल था कि थाना क्या है, क्या करना है, उनको ही नहीं मालूम था। ये तो हमने इनको बहुत बोल के जाके उनको जागरूक कराया, तो आज थाने जाते हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, समझते हैं। तो हमारा फोकस खास तौर से सरगुजा क्षेत्र में है और इधर बस्तर क्षेत्र में है। जी, ये भी आरोप लगता रहा है, पार्टियां लगाती रही हैं, लोग भी बात करते हैं दबे मुंह कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं अपने कम्युनिटी में जोड़ने के लिए जो गरीब आदिवासी रहते हैं उन लोग को। एकदम तथ्यहीन नहीं है जो उनका आरोप है और उनकी जो मंशा बनी हुई है, पर इसका थोड़ा सा और गहराई में अपने को जाना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी इनकार नहीं करता, हाँ इन्फ्लुएंस तो होता है। आपके जलेगी बत्ती तो सूरज उगेगा तो रोशनी तो दिखेगी, तो वो इन्फ्लुएंस फैक्टर तो रहता ही है। पर इसको और गहराई में जाना है कि ये इन्फ्लुएंसिंग जो होती है क्या लीगल है कि इलीगल है, कि ये एक्सेप्टेबल है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो बातें हैं इन पे कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का होता है वो सिर्फ हमारे मेडिकल के कारण होता है। और थोड़े समय और पीछे ले जाओ कि अगर देखा जाए तो 1950 में जब भारत आजाद हुआ था तो ईसाई समाज ने ही देश के 60% इसके चिकित्सा सेवा को संभाला था, पूरे देश को संभाल के उस चिकित्सा सेवा दी थी। हमारे मिशन हॉस्पिटल्स थे, वो उनके बहुत लगन था। अम्बेडकर जी ने भी उसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स दिए हैं, कभी मौका गया तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो वो जो भावना, सेवा की भावना जो उसके अंदर है मेडिकल साइंस में, वो भावना अभी तक है। आप लोगों ने ठीक है हमारे सारे मिशन अस्पताल बंद कर दिए, दुनिया भर का प्रचार करके, दुष्प्रचार करके हमारे अस्पतालों को और चिकित्सा सेवा जो देते थे उनको निकाल तो दिया है आपने, पर उसकी खाना पूर्ति नहीं कर पाए आज तक। और खाना पूर्ति इस तरीके से नहीं कर पाए हैं कि वहां पे आज एक आदिवासी मर भी जाता है, प्रसव भी जाना है तो 8-8 किलोमीटर का उस पे खटिया में भर भर के ले लेके दौड़ते हैं। सांप का वीनम नहीं होता है, वहां का डॉक्टर मंत्र पढ़ता है। मैं आपको कई इंसिडेंट्स दिखा दूंगा, वहां नर्स बोलते हैं मैं मंत्र पढ़ देती हूँ। एक भी डॉक्टर वहां टिकता नहीं है। आप और जो कोई भी डॉक्टर टिकता है तो सिर्फ ईसाई डॉक्टर वहां में जाके नौकरी कर सकता है, क्योंकि वो सेवा भावना है। तो ये जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है, दिस फैक्टर्स आर देयर। अब वहां पे क्या होता है कि देखिए, प्रेयर हीलिंग एक हील करने का एक तरीका है। कहानियों से लेकर के सब है, दत्त कथा से लेकर के कि अब दवा काम नहीं कर रही तो दुआ काम कर रही है। आप दवा पहुंचा नहीं पाए, अब दुआ वहां पे बैगा भी करते हैं। यहाँ पे बगला वो है महासमुंद के पास, क्या बोलते हैं, बगला मठ नहीं कुछ और वर्ड है उसका, तो वो भी दुआ करती है, वो आके दुआ करती है तो उसके भी घुटने ठीक हो जाते हैं लोगों के। तो ये जो फेथ हीलिंग है, इट एग्जिस्ट्स। आदमी के मस्तिष्क को उतना मजबूत कर देना कि वो अपना इलाज खुद कर ले, ये फेथ हीलिंग है और ये हमारी प्रेयर है। और पादरी वहां जाता है तो वो प्रेयर करता है और बिल्कुल तन्मयता से उनको इन्फ्लुएंस करके बात करता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो अब वो जब बीमारी ठीक हो गई, उसके दुख के समय जाके वहां पे खड़ा हुआ, कोई तो इन्फ्लुएंस कैसे नहीं होगा? इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा। अब उसको बोलो कि नहीं धर्मार्तन कर रहे हो, तो भाई आप भी स्वतंत्र होते, आप भी सिर खोड़ी, हम लोगों का कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो इम्बैलेंसेस हैं, और दूसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, ये है आदिवासी का सिर नहीं फोड़ रहा है वहां पे। बाहर से लोग आ रहे हैं जिनके वो भगवाधारी आते हैं वहां पे, रात को वहां पे रुकते हैं और सुबह वहां उत्पात मचा के चले जाते हैं। उनको उसका करके एक आदिवासी को दूसरे से लड़ा देते हैं और वहां पे चले आते हैं। ये उनकी मानसिकता है और ये मानसिकता हमने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी देखा है। अभी आपने रायमणि भगत के स्टेटमेंट्स को देखा है, उनके स्टेटमेंट्स, उसके बाद फिर जितने MLAs वहां पे गए वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ समाज को लड़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि सारना समाज ईसाई समाज से अलग हो जाए। वह उतनी ही उनकी प्रतिक्रिया, उतनी ही उनकी मनसा है, उतनी ही उनकी क्रिया है।
ना उनको खुद वो मिशन स्कूल में पढ़े हुए हैं, खुद सबसे बड़े चर्च में जो है वहाँ पे उनका गांव है, बगिया में उनका जो गांव है, और कुनकुरी में जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी के क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस को जानते नहीं है, उनको सब मालूम है अच्छे से, और उनको अच्छे से मालूम है कि ये धर्मांतरण एक भोगी है। पर वो चाह रहे हैं कि सारना वोट ईसाई वोटों से अलग हो, बस इतने खेल के लिए वो सब आप वहाँ पे खेल कर रहे हैं। तो अब जब वहाँ पे उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, वहाँ उसका समाधान नहीं होगा, तो आदमी कहाँ जाएगा? उसको मेडिकल का आप कुछ दे नहीं पा रहे हो, मेडिकली ठीक हो जाता है तो प्रभावित हो जाता है। आजकल स्कूलों में जैसे कोई ड्रेस पहन के जा रहे हैं, ऐसे या कोई कपड़ा पहन के जा रहे हैं जो किसी खास धर्म से बिलोंग करते हैं, या फिर जो माथे में टीका लगा के जा रहे हैं, वही जब क्रिश्चियन कम्युनिटी जो स्कूल रहते हैं, क्रिश्चियन स्कूल, उसमें जब जाते हैं बच्चे, तो विरोध ऐसा सामने आया है। इसको कैसे देखते हैं आप? पहले ये बता दें कि संविधान में ये लिखवा दें कि हिंदू कपड़े कौन से होते हैं, मुसलमान कपड़े कौन से होते हैं, ईसाई कपड़े कौन से होते हैं, उनका परिवेश क्या था, इसकी परिभाषित कर दीजिए, तो उसका फिर अनुकरण किया जाएगा। एक बात है। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ एक मानसिकता विकलांगता है, मानसिक विकलांगता है, बीमारी है दिमाग की। आज भी हम लोग वो देख रहे हैं, इंदौर में वो कपड़े उतार रहे हैं, खींच रहे हैं, कांच रहे हैं, जोमेटो बॉय का। हाँ वो सब। तो ये सारे तमाशों से कोई हिंदुस्तान बनने वाला है ही नहीं। ये लोग अब हल्ला मचा रहे हैं, थोड़ी सी जोमेटो की बात कर ले तो उसको बोल रहे हैं कि तुम वो लाल कपड़े हम उतार रहे हैं, वो कर रहे हैं करके, और क्योंकि वो ईसाई है। अरे वो सेंटा ना ईसाई है ना वो धर्म है, वो कोको कोला कंपनी का आइकॉन है, अपना माल बेचने के लिए उन्होंने सेंटा क्लॉज बनाया है। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, जो सेंटा क्लॉज वाकई में होते हैं कि? सेंटा क्लॉज नाम की कोई चीज नहीं है। एक बात, सेंटा क्लॉज नाम का कोई हमारे धर्म में ना उल्लेख है, ना मानते हैं, ना उसके कोई मान्यता है, कुछ भी नहीं है। ये सफाई से एकदम समझ लीजिए, उसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब सेंटा क्लॉज के थोड़े से इतिहास देख लीजिए। पहले ये नीले रंग के कपड़ों में लगा, नीले रंग के कपड़ों में एक ये इसको बनाया गया था ताकि क्रिसमस के समय इसको हम एक आइकॉन जिसे कहते हैं ना, एक किसी के छाया एक आकृति को देके उसकी तरफ आकर्षित करके लोगों से अपना माल बेचने का। तो ये प्रक्रिया हुई और फिर उसको कोको कोला कंपनी ने खरीद लिया। कोको कोला कंपनी का रंग लाल था, तो उसने फिर वो सेंटा क्लॉज को रंग को लाल रंग में किया। ये पूरा इतिहास है, कहीं भी देख लीजिए उसको। लाल रंग का वो कोको कोला ने किया, वहां से उसने सेंटा क्लॉज चलाया। उसके बाद वो लोग माल बेचने लगे, काफी माल बिका। माल बिकने के बाद ये देखा कि अब ये ढीला पड़ता जा रहा है, माल बिक नहीं रहा है, तो इसको किसी धर्म से जोड़ना था। तो इन लोगों ने फिर धर्म से जोड़ा कि एक सेंटा क्लॉज नाम का एक फादर था जो नीदरलैंड में पहाड़ों पर रहता था, वो बच्चों से प्यार करता था, जैसे चंदा मामा की कहानी हम सुना करके अपने बच्चों को लुभाते हैं ना, उस किस्म से एक कहानी बनाई हुई थी कि हिरन आते हैं, उसकी बग्घी को उड़ा के हवा से लेके जाते हैं, वो सब करके वो बच्चों को खुश करने के लिए किया। और वो धर्म के नाम पे वो माल खुन का खूब बिकता है, और अब पूरी दुनिया को वो छा गए हैं। अरे तुम्हें दम है, तुम भी अपना करो, और कर ही रहे हैं करने वाले। अब वो जो स्विगी जो है वो तो भगवाई कलर कर रहा है, रामनवमी के दिन वो राम का ड्रेस पहन करके अपना जो माल बेचते हैं। हनुमान जी की आकृति में आते हैं वो लोग, और वो जाकर के अपना करते हैं। जोमेटो आता है, वो सेंटा क्लॉज की स्थिति में आता, तो करो ना, ये तो मार्केटिंग है, व्यापार है। अब आप मैं बोलूं कि नहीं स्विगी तो हिंदू धर्म है, कोई मानेगा उस बात को? तो ऐसी मूर्खता भरी बातें, और वहां के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं भाई। अब वो पंडित क्या नाम है उसका, मिश्रा जी अभी आया है, वो भी सेंटा क्लॉज का ईसाई बता रहे हैं। अरे तुम तो कथावाचक हो भाई, तुम कथावाचक तो कम से कम इतिहास को ठीक से पढ़ लो, या पता नहीं ऐसे बन जाते हैं कथावाचक, क्या बनते हैं क्या नहीं करते हैं। एक हिंदू धर्म गुरु है जो ईसाई, जो भी क्रिसमस के ऊपर कुछ बोले थे, तो उस पर आपका ही प्रतिक्रिया आया था? जी, उनको तो मैं बागेश्वर धाम जी को धर्म गुरु मानता ही नहीं हूँ। वो एक राजनीतिक उसको उपयोग किया जा रहा है, वो लड़का है। और कोई देखिए, हमारे धर्म में तो आपको पहले 8 साल तो थियोलॉजी पढ़नी पड़ती है, डिग्री जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी है उसमें से पास होता है, और होने के बाद तब उसको उपाधि मिलती है कि ये रेवरेंट है, फादर है, जो डीकन है। तब जाके फिर वो एक्सपीरियंस करते 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 तब धर्म गुरु बनता है। यहाँ तो ऐसा है कि आपने बागेश्वर धाम में बैठे, पाँव वाँव हिलाए और उल्टा सीधा कुछ बोला और आप गुरु बन गए। तो ये जो है, यही लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं धर्म को। बागेश्वर धाम कोई संत नहीं है, न मठाधीश है, ना कुछ है।
हमारे हिसाब से तो एक ऐसे ही जिसको प्रमोट किया है सरकार ने, प्रमोट करके उस जगह पे पहुंचाया है ताकि उसको राजनीतिक लाभ ले सके। बस वो अपना काम कर रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, उसको बना दिया। उनने कौन सी डिग्री पास की है, कौन से हिंदू धर्म के मठाधीश है कि जो धर्म के बारे में बात करेंगे? वो तो खुद को धर्म के बारे नहीं, वो तो बोलते राम के 6 बात थे और उल्टी सीधी बात है, उल्टी सीधी सब ये गुरु कर रहे हैं। तो ये जो गुरु लोग हैं, ये आज हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तो वो जो बागेश्वर धाम जो बोला है, वो उसको हम कोई ज्यादा तूल देते नहीं। वो अपनी राजनीति करें, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। जी, वर्तमान समय में ये बहुत बड़ी मुद्दा बनी हुई है। जैसे कि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जैसे कि अब देखते हैं धर्म और राजनीति दोनों आपस में घुल मिल गए। ऐसा पहले बोला जाता था कि बिना राजनीति का धर्म और बिना धर्म का राजनीति हो ही नहीं सकता, इसे अलग नहीं कर सकते। तो अभी कितना बदलाव आ गया, और अगर बदलाव आया है तो भी इतना भयंकर क्यों? ब- राजनीति और धर्म मतलब ये 2 चक्के हैं पॉलिटिकल गाड़ी के। अब दोनों चक्कों को मिला के आप एक ही चक्का बना दोगे तो मरोगे ही मरोगे। सीधी सी बात यह है। इसका संतुलन बना के रखना है। भावना धर्म से जितनी आप उकेर सकते हैं, उससे ज्यादा और कोई ऐसा विष नहीं है जिसको आप यूज कर सकें। दो ये जो धर्म जो है उसको उतने संतुलित में, उतने ही डोज में आपको पब्लिक को देना है जिसमें आपको राजनीतिक फायदा हो। और पर आप धर्म को और राजनीति को एकदम मिला दोगे तो नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं होना। मतलब ठीक है, मतलब कुछ क्षणिक लाभ जरूर आपको दिखता है, जैसे कि मंदिर बना दिया, वो पान में आ गए, वो सब हो गए, पर ये सब चीजें लास्ट नहीं करती हैं। धर्म को राजनीति से जितना अलग रखा जाएगा उतना ही देश मजबूत होगा। आपने कहीं भी जो देखा है, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, मुसलमान धर्म के हो, जहां कहीं भी रिलीजियस स्टेट्स बनी है, वो सब फेल हो गई हैं। हम नजदीक देखिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, नेपाल को देखिए। नेपाल भी तो हिंदू स्टेट बना था ना, आज क्या हाल है उसका, वो टूट फूट के सब अलग हो गया। तो यू कैन नॉट मिक्स देम अप। उनको रखिए, इस्तेमाल करिए, दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखिए और दोनों को मिलने भी मत दीजिए। उपयोग भी दोनों का करिए, वहां तक करेंगे तब तक हम लोग साथ हैं। पर आप बोलिए कि नहीं, हम राजनीति में पूरा धर्म करेंगे और एक हिंदू पार्टी बनेगी, बाकी लोग तेल लेने जाएंगे, तो ये इतना संभव है ना, होगा तभी। एक राष्ट्र के विकास के लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, कवर्धा की घटना हो जाए, बिरनपुर की घटना हो जाए, सूरजपुर की घटना हो जाए, ये किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं? मतलब पार्टियां तो ठीक है, आती जाती रहती है, लेकिन जनता के साथ जो हो रहा है वो कितना गलत है? अब इसमें यह है कि पार्टी आती जाती नहीं रहती है, पार्टी आती है ना, पर अपना विष छोड़ के चली जाती हैं। और वो विष इतना फलता फूलता है, इतना होता है कि वो कई जनरेशन्स को, कई पीढ़ियों को डसता रहता है। यही आप कवर्धा में देख रहे हैं, जो झंडा उतार रहे हैं, गाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये उस समय के विष छोड़े हुए हैं। और कोई एक पार्टी ने नहीं छोड़ा, सब पार्टियों ने छोड़ा है ये विष धन का। तो धन के विष से इतना ज़्यादा उनको वो कर देते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं, मोदित कर देते हैं कि वो उनको कुछ समझता नहीं है। और ये जो फंडामेंटलिज्म है, दिस इज फंडामेंटलिज्म को भड़का के वो सोचते हैं कि हमको इतना वोट बैंक मिल गया। तो ये सब गलत है। फंडामेंटलिज्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति विकास की होनी चाहिए, देश प्रेम की होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए, जी, आपसी प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए, समरसता लाने की कोशिश होनी चाहिए कि एक समाज को दूसरे समाज। कौन सा आज पॉलिटिकल पार्टी है, चलो सतनामी और साहू समाज को साथ ला करके कभी कोई कार्यक्रम किया हो? ईसाई समाज आज है तो चलो ईसाई समाज के साथ, साहू समाज के साथ बैठ के चलो हम लोग एक मिल बैठ के खाते हैं, बात करते हैं, कुछ करते हैं। तो इस तरफ कभी कोई पार्टी नहीं करती। हर पार्टी ये चाहती कि साहू समाज अलग बना रहे, ईसाई समाज अलग बना रहे, सतनामी समाज अलग बना रहे, और सबका वोट हमको, इनको लड़ा लड़ा के मिलता रहे। जी। इन फ्यूचर छत्तीसगढ़ में सर्ववादी दल जो पार्टी है, छत्तीसगढ़ में क्या भूमिका होने वाली राजनीति में? बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग बहुत लाचार हैं, बहुत कमज़ोर हैं। पर एक नई विचारधारा का उद्गम तो हो गया है और बहुत लोग मेरे से अभी संपर्क में हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी और राष्ट्रीय लेवल पे भी। और उन सब का ये मानना है कि इन दोनों पार्टियों पर लगाम कसने के लिए एक प्रेशर पार्टी ऐसी होने की, जो मेरा मूलभूत जो आइडिया है उसको कई लोग उसको जस्ट कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और देखिए अब आगे समय बताएगा क्या हो सकता है, क्या नहीं होता है। अगर आगे चलकर ये अवसर बनता है, मौका बनता है कि आपको किसी एक पार्टी को ज्वाइन करना हो, कांग्रेस या बीजेपी,
तो आप किस में जाना पसंद करेंगे? नहीं, ये तो होगा ही नहीं, असंभव है ये। हम आप सोचिए, अगर चलिए हमने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया और या ऐसा तर्क ले बात करें कि हमने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो हमारा प्रेशर कहाँ रहा? हमारा मुख्य उद्देश्य तो है इन पार्टी के ऊपर प्रेशर का ग्रुप करके काम करने का। जनता जोगी कांग्रेस का भी यही उद्देश्य था कि हम प्रेशर पार्टी के रूप में काम करेंगे, लेकिन ना तो मर्जर होने की स्थिति में कांग्रेस नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। मैं तो जोगी जी के साथ उनको कितना काम किया हूँ और मेरे रिश्ते में भी लगते हैं, और अमित तो मेरा भतीजा ही है। तो वो पार्टी पूरे तीसरा विकल्प के ऊपर आए थे। वो जोगी जी का पुराने भाषण सोच लीजिए, और उनका जो दृष्टिकोण ही यही था कि मैं छत्तीसगढ़ के लिए एक विकल्प तैयार करूं। वो प्रेशर ग्रुप के हिसाब से नहीं आए थे, और वो कर भी लेते हैं, बट ठीक है, नहीं रहा होगा परमेश्वर को मंजूर, और जैसा भी समय हुआ, जो कुछ भी हुआ। और जब तीसरा विकल्प बनने की उनने बात करी थी, उनने प्रेशर ग्रुप बनने की बात नहीं की थी। हम तीसरा विकल्प बनने की तो कभी बात ही नहीं कर रहे हैं, और हम तीसरा विकल्प चला भी नहीं पाएंगे। हमको उतनी परिपक्वता है ही नहीं पॉलिटिकल की हमको सरकार चला ले, ये कर ले, वो कर ले। तो ये हमारी कोई मंशा नहीं है। पर हाँ, बैल को कैसे हाँकना है, कोड़ा अपने हाथ में रखना चाहता है, तुतारी अपने हाथ में रखना चाहता है, लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि ये बैल गलत चल रहा है तो उसको रास्ते पे लाओ, वो बैल गलत चल रहा है तो उसका रास्ते पे लाओ। ये हमारे पार्टी के उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को बना 1 साल हो गया है जी, क्या लगता है आपको, किस दिशा में आगे बढ़ रही है? आगे कहाँ बढ़ रही, तो पीछे भसकती जा रही है। किसी भी चीज में तो उनको किसी किस्म की भी सफलता नहीं मिल रही है। सामाजिक ओहापोह इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि आप देख लीजिए, कवर्धा की बात कर लीजिए। कवर्धा में गौड़ समाज आकर के उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहा है। वहां पे आप चले जाइए तो सीएम के अगेंस्ट FIR बुक कर रहे हैं उन्हीं के होम टाउन में। और बलौदा बाजार चले जाइए तो वहां पे पूरे बिल्डिंगों में आग लग रही है। तो आज यहाँ पे आ जाइए, ये कबीर धाम पे आ जाइए, कबीर धाम कह रहा हूँ, ये अपना दामाखेड़ा में भी वो धर्म आधारित सब हो गया है। तो ये धर्म को जितना लड़ा के कोई शांति तो स्थापित कर नहीं पा रहा है। रह गई बात विकास की, विकास तो कहीं किसी कोने से दिख नहीं रहा है। अब आप देखिए, आज ही हल्ला मच रहा था कि क्रिसमस की खरीदी मात्र 10% रह गई है। तो अब मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया है कि नहीं, हम ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन तो पिछले 10 साल से करते आ रहा है। ऑनलाइन का जो बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो, तो इसीलिए यहाँ के लोकल बाजार नहीं चल रहे हैं। तो पिछले 10 साल से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे आ रहे हैं। उसके बाद भी आज क्रिसमस का जो जलसा होता है, जो मार्केट लगता है, वो सब पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। तो ये समाजों को भटका के, बांट के, अलग करके, यही सब आएगा जो कि इनको पसा रहा है। राजनीति में आपकी क्या इच्छा शक्ति है, कि क्या बनना चाहते हैं आप? विधायक बनना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बनना चाहता हूँ। और ऐसा मैं बस अपने जितने भी टीम को बनाऊंगा, बिना विधायक तो खैर बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, और संसद में भी बिल्कुल मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और मेरे जो राजनीति की है कि मैं जिन लोगों को तैयार करूँ और उनको भेजूँ, तो वो कम से कम इस विचारधारा को आगे लेते जाए। क्योंकि मेरे पास अब उम्र भी उतनी नहीं बची कि मैं उतना मतलब उम्मीद रखूं और करूं। और फिर वैसे मेरी ज़्यादा खास इच्छा भी नहीं है वो सब चुनाव लड़ने की। एक बौद्धिक थिंक टैंक डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसमें राजनीतिक स्पेस को भी ऑक्यूपाई करे। हमारे पास एक थिंक टैंक्स जो होते हैं वो नॉर्मली समाज के स्तर पर रहते हैं, और या तो फिर धर्म के स्तर पर रहते हैं। पर हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो राजनीतिक स्तर पे काम करने के लिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। राजनीतिक लाभ में सिर्फ क्षणिक लाभ कि मेरे कितने MLA बन गए, तेरे कितने MP बन गए, बस यहाँ पे आके बात खत्म हो जाती है। और उसके खत्म होने के बाद लूट खसोट का दौर चालू होता है। पर वहाँ दिशा देने वाला, आइडियोलॉजीज पे, इश्यूज पे बात करने वाला, ये सब जो आज़ादी के पहले था वो पूरा समाप्त हो गया है। तो आइडियोलॉजी बेस्ड, इशू बेस्ड विचारधारा, थिंकिंग, जो सोच करके थिंक टैंक हो, और वो थिंक टैंक वाले लोग जो हैं, जो किसी को डायरेक्शन दे सकें। डायरेक्शन देना ही नहीं, उनको खींच के लगाम लगा के उनको सीधे रास्ते पे ला भी सकें। अभी तो सब गाड़ियाँ बिंदास भाग रही हैं। कोई मुसलमान को मार रहा है, काट रहा है, कोई ईसाई को काट रहा है, कोई सतनामी समाज को मार रहा है, वहाँ गौड़ समाज मुख्यमंत्री को जला रहा है। तो ये सब बहुत दुखद है अब छत्तीसगढ़ की स्थिति। जी, बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले, हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे?
मेरा संदेश ये है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ या हमारी पार्टी कहना चाह रही है, जो हम प्रेशर ग्रुप बनना चाह रहे हैं, इस बात को गंभीरता से लीजिए। खाली विधायक की दौड़ से आप कहाँ तक पहुँचेंगे और क्या करेंगे, आप उसका भी आकलन करिए। अगर आप विधायक बन रहे हैं, उस काम पे जा रहे हैं, तो आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाने की कुछ ज़रूरत रखिए। पार्टी की जिम्मेदारी को भी लगाने के को एड्रेस करने की क्षमता रखिए। इस विचारधारा को आप लोग जन्म दीजिए और इस विचारधारा पे काम करिए। अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी समाज के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति समझें। और जब आप राजनीति को उस एंगल से देखेंगे और उसको संतुलित व्यवहार की तरफ से लेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। ये मेरा मानना है। जी। तो आप सुन रहे थे सर्ववादी दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी को, जिनका कहना है कि भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जिनके अच्छे के लिए, जिनके सही काम, उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो पार्टी का मूलभूत सिद्धांत है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। उसी आधार पे हम जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि एक आइडियोलॉजी बनकर प्रेशर ग्रुप का भी काम कर सके। खैर, ये सब तो आने वाले समय में भी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल साथियों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।